चलें जी, एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें कि स्क्रीन आप लोग को क्लियर नज़र आ रही है, आवाज़ आवाज़ सब क्लियर है। एक दफ़ा मुझे जल्दी से कंफर्म करें, स्क्रीन आवाज़ वगैरह सब चीज़ें क्लियर हैं। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज करें कि सब चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब जो आज की क्लास में हम एरिया स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारी दो क्लासेस लगेंगी, उसमें दो क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो क्लासेस हमारी लगेंगी और दो क्लासेस में हमारा स्टैटिस्टिक्स का एरिया जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी क्लास जो हमारी होगी दैट वुड बी प्योरली ऑन पास्ट पेपर प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं उनको भी जरा क्लेरिफाई कर दूं। बेसिकली यूट्यूब पे इसके चार पार्ट्स आएंगे। पहले पार्ट में आपको मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, मीन मीडियम मोड एंड रेंज होते क्या हैं, इनको निकाला कैसे जाता है, और रॉ डेटा में और टेबल डेटा में कैसे निकाला जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड वीडियो जिसमें आपको मिलेगा, यानी कि सेकंड पार्ट इसका अपलोड होगा, स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट अपलोड होगा, जिस पे आपको मिल जाएगा हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम का पूरा एरिया हम कवर करेंगे उस वीडियो में। फिर आपको थर्ड पार्ट इसका मिल जाएगा, यानी कि थर्ड वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा एरिया कवर करेंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा एरिया हम कवर करेंगे। और फिर लास्ट वीडियो जो कि फोर्थ पार्ट होगा, उसमें हम जो बकाया चीजें रह जाएंगी, इसके अंदर आपका स्कैटर प्लॉट्स हो गया। ठीक है, आपका स्कैटर प्लॉट्स के अलावा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, को रिलेशन है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, तो वो हम इसमें फोर्थ वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट, स्कैटर प्लॉट्स और आपका कोरिलेशन वगैरह। ठीक है, तो मैंने एक्सेट्रा लिख दिया आगे। ठीक है। तो जो चीजें बच जाएंगी वो फोर्थ वीडियो में कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मीन, मीडियम, मोड और रेंज होते क्या है और इन्हें रॉ डेटा और टेबल डेटा में निकाला कैसे जाता है। ठीक है। बट बिफोर वी डाइव इनटू दैट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रॉ डेटा में और टेबल डेटा में फर्क होता क्या है। अच्छा देखें, रॉ डेटा जो होता है ना, रॉ डेटा, इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा। ठीक है ना, अनप्रोसेस्ड डेटा। और ऑन दी अदर हैंड जो टेबल डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोसेस डेटा बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो रॉ डेटा और टेबल डेटा ये क्या होते हैं और इनमें क्या फर्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने बस कान खोल के रखने हैं। ठीक है। अब देखें, अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसे लिखी हुई है 5 2 3 4 6 8 9 9, तो ये कहलाती है रॉ डेटा या अनप्रोसेस्ड डेटा। क्योंकि ये डेटा जो है वो रॉ है। ठीक है, अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुआ, अभी तक ये इनफॉर्मल है। ठीक है ना, ये अभी तक फॉर्मल वे में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो रॉ डेटा को बेसिकली स्कैटर्ड डेटा भी बोला जाता है, यानी कि ये कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ डेटा होता है जो कि आपकी स्क्रीन पे या आपके पेपर पे स्कैटर्ड हुआ हुआ होता है। ठीक है। और इसको देख के आप कुछ खास बता नहीं सकते कि ये नंबर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है या ये नंबर मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं रॉ डेटा या अनप्रोसेस्ड डेटा। ठीक है। अब अनप्रोसेस्ड डेटा को मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, और उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए मैं प्रोसेस डेटा भी समझा दूंगा। ठीक है। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश ये है कि आप अपने कान खुले रखने और स्क्रीन पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि जिसका ये निकल गया उसको फिर डिफरेंस क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो अनप्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस डेटा, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर से सुनना है। ठीक है। देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, इस तरीके की आपकी शीट है। अच्छा, इस शीट में पता है क्या लिखा हुआ है? इस शीट में लिखा हुआ है मार्क्स, मार्क्स। ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 10A, यानी कि क्लास 10 सेक्शन ए के कितने मार्क्स आए। ठीक है ना, बच्चों के क्या क्या मार्क्स आए हैं क्लास 10 सेक्शन ए में, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखते जाएं क्या लिखा हुआ है। 50 50 50 50 50 20 25। ठीक है, 30 35
95, 95, 60, 100, 100 और फिर लिखा हुआ है 25। ठीक है। अब अगर आप इस डेटा को देखें, तो डेटा को देख के आपको समझ तो आ रहा है कि भाई मार्क्स हैं, और किन के मार्क्स हैं कि जो बच्चे क्लास 10 सेक्शन ए में पढ़ते हैं उनके ये मार्क्स आए पेपर में। ठीक है। कौन सा पेपर है? कोई भी पेपर है, मैथ्स का पेपर है। ठीक है। उसमें उनका ये रिजल्ट आया 100 में से। ठीक है। अभी इस इंफॉर्मेशन को अगर आप देखें तो इनमें मसला ये है कि एक तो ये नंबर्स इतने सारे हैं। ठीक है। और मतलब पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो फैली हुई है, यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, ये अभी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। ठीक है। ये अभी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है, यानी कि बड़ा नंबर 50 जो है वो पहले आ गया, 20 जो है बाद में लिखा हुआ है, 25 उसके बाद में लिखा हुआ है, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं है कि भाई छोटे से बड़ी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है। फिर जो बच्चे, जिन बच्चों के सेम नंबर आए हैं 50, 50, 50, 50, उनको बार बार लिखा हुआ है, तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को बोलते हैं अनप्रोसेस या रॉ डेटा। अनप्रोसेस या रॉ डेटा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अनप्रोसेस या रॉ डेटा। अब सुनते जाए, सुनते जाए। अब इसी को मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रोसेस कर दिया, यानी कि टेबल डेटा में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं कैसे करूंगा देखते जाए। मैं बनाऊंगा सबसे पहले एक प्रॉपर टेबल। ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर रो। ठीक है। एक ऊपर एक नीचे। फिर मैं बनाऊंगा कॉलम्स इस तरीके से। ठीक है। साफ सुथरा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखूंगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखूंगा। ठीक है। तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं ये लिखूंगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटे, सबसे कम मार्क्स किसके आए। तो सबसे कम मार्क अगर मैं देख सकूं तो वो 20 है। 20 से छोटा कोई है क्या? नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20। ठीक है। अब 20, अच्छा यहाँ पे मैं एक और, पहले 20 को आगे लिख देते हैं। इससे पहले मैंने एक और चीज यहाँ पे लिखनी है, वो क्या है? वो मैंने ये लिखना है कि इधर आएगा कि भाई ये जो रो है ये रिप्रेजेंट करती है मार्क्स को। ठीक है ना। कौन से क्लास के? 10 सेक्शन ए के। ठीक है। और ये जो रो है ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को, ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को। अच्छा यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी भी क्लियर कर दूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आगे जो है ना बहुत दफा आएगा लफ्ज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को अभी क्लियर करने के, फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है, फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है कि एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है, एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। ये बात समझ आ गई? एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। अब इसको दिमाग में बैठा के रखो, दिमाग में बैठा के रखो कि भाई एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। दिमाग में बैठा लो ये बात। ठीक है। अब देखो, अब देखो, चले भाई अब देखें। सबसे छोटा नंबर जो है दैट इज 20, 20। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 विथ फ्रीक्वेंसी 1, विथ फ्रीक्वेंसी 1। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी दफा एक नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी दफा एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें 20 कितनी दफा रिपीट हो रहा है। 20 तो सिर्फ एक दफा रिपीट हो रहा है, क्योंकि और तो कहीं भी 20 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ है। तो 20 सिर्फ एक जगह रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है कि एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। अब इसको दिमाग में बैठाएं, दिमाग में बैठाएं कि फ्रीक्वेंसी मुझे क्या बता रही है कि एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। इसको दिमाग में बैठाएं। अब मैं कुछ और बोलने वाला हूँ, उसको गौर करेगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन अदर वर्ड्स मुझे ये भी बता रही है कि जो ये जो 20 मार्क आए हैं ये कितने बच्चों के हैं। तो ये एक बच्चों के हैं, यानी कि एक बच्चा क्लास में ऐसा है जिसके 20 मार्क आए। तो फ्रीक्वेंसी मुझे ये भी बता रही है। ये बात कुछ समझ आई या दिमाग के ऊपर से निकल गई? ठीक है। ये बात कुछ हजम हुई कि फ्रीक्वेंसी मुझे ये भी बता रही है कि भाई 20 मार्क जो आए हैं वो एक बच्चे के आए हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन को देखें तो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है 50, 50, 50, 50, 50। यानी कि भाई जो क्लास 10 सेक्शन ए है उसके अंदर पांच बच्चे ऐसे हैं, पांच बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 मार्क्स आए हैं। ठीक है। एक बच्चा ऐसा है जिसके 20 मार्क आए हैं, दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 मार्क आए, एंड सो ऑन। ठीक है। तो वो आपको ये बता रहा है कि कितने बच्चों के कितने मार्क आए। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको ये बता रही है कि एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है, और एक नंबर जितनी दफा रिपीट हो रहा है वो बेसिकली इन अदर वर्ड्स आपको ये बता रहा है कि कितने बच्चों के वो नंबर में मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो अगर 20 सिर्फ एक दफा रिपीट हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी है उसकी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितनी दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स के कितने बच्चों के
20 मार्क आए, तो सिर्फ एक बच्चा है जिसके 20 मार्क आए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? चलें, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मुझे काइंडली अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि ये चीज यहीं पे क्लियर हो, ठीक है ना, क्योंकि आगे फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने कहा बहुत जगह पे आएगी, तो वहां पे आपकी अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलें ठीक है, मामला जो है यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ऑल गुड। अब ये देखें कि 20 के बाद कौन सा जो है वो बड़ा नंबर है। सो इट्स 25, तो मैंने लिखा 25। और 25 वाले बच्चे कितने हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 25 मार्क्स आए हैं, तो एक और दो। दो बच्चे हैं तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे टू लिख दिया, यानी कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 मार्क आए हैं। ठीक है, क्लियर। अब 25 के बाद मजीद बड़ा नंबर कौन सा है, 30। सो 30 कितनी दफा रिपीट हो रहा है भाई, 30 मुझे जहां तक दिख रहा है वो सिर्फ एक ही दफा है। सो वी विल राइट जस्ट वन। ठीक है, 30 के बाद दूसरा बड़ा वैल्यू कौन सी है, 35। और 35 जो है वो भी एक ही दफा रिपीट हो रही है। ठीक है, अच्छा 35 के बाद मजीद बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 35 के बाद डायरेक्टली 50 है। ठीक है, तो 50 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 दफा रिपीट हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है, यानी कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्लियर। चलें, अब इस टेबल को मजीद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारी बाकी इंफॉर्मेशन है उसको भी प्लग इन कर देते हैं। ठीक है, 50 के बाद भाई नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, इट्स 60। तो 60 के कितने बच्चे हैं जिनके 60 मार्क्स आए, इट्स जस्ट वन, तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ वन है। देन आफ्टर 60 कम्स 95। 95 वाले दो बच्चे हैं, सो आई राइट 95 ओवर हियर एंड टू ओवर हियर। और फिर 100 वाले भी दो बच्चे हैं, सो आई राइट 100 ओवर हियर एंड टू ओवर हियर। अब आप ये देखें, ये आपके पास अनऑर्गेनाइज डेटा है और ये आपके पास ऑर्गेनाइज डेटा है। ठीक है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज डेटा और ऑर्गेनाइज डेटा। तो रॉ डेटा या अनप्रोसेस डेटा आपके पास अनऑर्गेनाइज होता है, टेबल डेटा या प्रोसेस डेटा आपके पास ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, दोनों में आप दोनों को आप कंपेयर करें, मैंने आपको एग्जांपल समझाई, और आप फर्क देखें। पहले इस इंफॉर्मेशन को देखें और फिर इस इंफॉर्मेशन को देखें। ठीक है, तो आपको खुद दिख जाएगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन कितनी ऑर्गेनाइज्ड है प्रॉपरली। ठीक है ना, कोई गंदगी नहीं मची हुई कि एक ही नंबर को पांच पांच छह छह दफा लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर टेबल के फॉर्म में अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेबल डेटा, जिसको हम प्रोसेस डेटा बोलते हैं, और रॉ डेटा से हम अनप्रोसेस डेटा बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों में फर्क उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। चलें, अब ये देखें, अब जो हमारे पास टेबल डेटा है ना, इसके अंदर भी दो टाइप आ जाती है, इसके अंदर भी दो टाइप्स आ जाती हैं। पहली जो हमारे पास टाइप है, दैट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू टेबल, दैट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू टेबल। अच्छा, सिंगल वैल्यू टेबल क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो आपके सामने ये बना हुआ है ना, ये सिंगल वैल्यू टेबल है। ये सिंगल वैल्यू टेबल है, बस खत्म बात। ठीक है, जो आपके सामने बना हुआ है सिंगल वैल्यू टेबल है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा होता है, यानी कि दूसरा जो सेकंड टाइप होती है टेबल डेटा की, दैट इज कॉल्ड द रेंज टेबल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेंज टेबल। रेंज टेबल कैसी होती है, रेंज टेबल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। सो रेंज टेबल जो है ना वो कुछ इस तरीके से होती है। तो वो भी होता तो टेबल डेटा ही है, तो उसका भी प्रॉपर टेबल होता है, प्रॉपर रोज होती हैं, प्रॉपर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि है तो वो भी टेबल डेटा। बस फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि यहाँ पे आपको रेंज दी हुई होती है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास मार्क्स 10A के, और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर चीज वैसी ही है, सिर्फ फर्क क्या होता है कि आपको जो मार्क्स दिए होंगे ना वो आपको रेंज में दिए होंगे, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, यानी कि वो बच्चे जिनका 0 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, जिनके 0 से ज्यादा मार्क आए हैं, और 20 या 20 से कम, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये चीज हमने इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, 20 या 20 से कम। ठीक है, तो 0 से ज्यादा आए हैं लेकिन 20 या 20 से कम आए हैं,
तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके 0 से ज्यादा है लेकिन 20 से कम आए हैं, तो वो एक बच्चा है जिसके 20 मार्क आए, ठीक है। सो वी विल जस्ट राइट 1। फिर हम क्या लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 20 लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके 20 से ज्यादा मार्क्स आए हैं लेकिन 40 या 40 से कम मार्क आए। तो अगर आप देखें तो 20 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए ना, तो 20 वाला तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, 20 वाला तो यहाँ पे आ गया। तो कौन सा आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो 25 वाला एक बच्चा है, नहीं 25 वाले दो बच्चे हैं। 30 वाला कितने बच्चे हैं, 30 वाला एक बच्चा है। 35 वाले कितने बच्चे हैं, 35 वाला भी एक है, तो दो तीन चार, चार बच्चे हो गए ये टोटल, ठीक है। और 40 में तो कोई भी नहीं है, तो टोटल 20 से लेके 40 की रेंज में हमारे पास ये चार बच्चे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि x इज ग्रेटर देन 20, वो बच्चे जिनके 20 से ज्यादा मार्क्स आए हैं बट 40 या 40 से कम आए हैं। तो 20 से ज्यादा यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ऑल द वे टू 40। लेकिन 40 से ऊपर आप नहीं जा सकते, 40 को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि 40 या 40 से कम। लेकिन 40 से ऊपर की वैल्यू का आप नहीं काउंट करेंगे। तो भाई 20 से 40 की रेंज में 25 भी आता है, 30 भी आता है, 35 भी आता है, ठीक है। तो 25 वाले दो बच्चे हैं, 30 वाला एक बच्चा है, 35 वाला एक बच्चा है, तो दो और एक तीन, तीन और एक चार, तो चार बच्चे हो गए, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, मैंने 4 लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये है आपका रेंज टेबल, ये है आपका रेंज टेबल, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, क्विकली रिकॉल करते हैं कि भाई एक होता है रॉ डेटा या अनप्रोसेस्ड डेटा, और एक होता है टेबल डेटा या प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज डेटा कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी। और फिर अनऑर्गेनाइज जो हमारे पास बेसिकली अनप्रोसेस्ड डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है। और जब हम उसको ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज कर लेते हैं, जब हम उसको ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज कर लेते हैं तो वो टेबल डेटा या प्रोसेस डेटा की शक्ल में बन जाता है, ठीक है। और फिर हमने आगे की मजीद ये पढ़ा कि टेबल डेटा दो किस्म का होता है। पहला होता है सिंगल वैल्यू टेबल, जो कि आपको दिख रहा है इस तरीके से होता है। और फिर होता है रेंज टेबल, जहाँ पे हमें रेंज दी हुई होती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये डिफरेंसेस और ये दो टर्मिनोलॉजीज आप लोग को समझ आ गई, रॉ डेटा और टेबल डेटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम मूव कर रहे हैं यहाँ से मीन, मीडियम, मोड और रेंज की तरफ, मीन, मीडियम, मोड और रेंज की तरफ, ठीक है। चलें, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। हम सीखेंगे कि भाई मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, ठीक है, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इन रॉ डेटा, ठीक है, इन रॉ डेटा। अभी हम सिर्फ रॉ डेटा को देखेंगे, यानी कि जो अनप्रोसेस्ड डेटा है ना, उसको देखेंगे कि उसके अंदर मीन, मीडियम, मोड और रेंज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और उसी के दौरान हम ये भी समझ लेंगे कि मीन, मीडियम, मोड और रेंज होता क्या है, ठीक है। चलें, अब आ गया हमारे पास ये वाला एरिया। तो इसके लिए एक पास पेपर का क्वेश्चन है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट पास पेपर से ही क्वेश्चन करेंगे और वहीं से हम कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। गुड। चलें जी, ये क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पे, ठीक है। ये एक पास पेपर क्वेश्चन है, ऊपर आपको ईयर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ठीक है, नवंबर 2008, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ आइटम बॉट बाय 10 कस्टमर्स एट अ लोकल स्टोर इज शोन बिलो। 6, 7, 5, 9, 10, 7, 18, 10, 7, 9, ये सारे आपको नंबर्स दिए हैं। पार्ट नंबर ए में क्या कह रहा है, स्टेट द मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीडियन, ठीक है। तो पहले पार्ट में मोड निकालना है, दूसरे पार्ट में मीडियन निकालना है, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या ये रॉ डेटा है या ये टेबल डेटा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास रॉ डेटा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये टेबल फॉर्म में नहीं है, ये ऐसी रॉ डेटा है, अनप्रोसेस्ड डेटा है, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज डेटा है, ठीक है। तो रॉ डेटा के अंदर हम मीन, मीडियम, मोड और रेंज किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड जो है ना, MODE, मोड, ये होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, तो हम उसको कहते हैं मोड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। पहले हम 6 को देखते हैं, 6 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1, बस एक ही दफा है।
सेवन कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 दफा, 3 दफा, ठीक है, 1 2 3, 3 दफा। 5 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक ही दफा। 9 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 1 और 2 दफा। 10 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 1 और 2 दफा। 18 तो सिर्फ एक ही दफा रिपीट हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही दफा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है इन सब में से जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए 7, क्योंकि 7 जो है वो 3 दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 2 3, और इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 या 3 से ज्यादा रिपीट हो रहा हो, तो 7 ही वो नंबर है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो मेरा मोड हो गया 7। खत्म बात। और मुझे 1 मार्क मिल गया, ठीक है। तो मोड जो है वो वैल्यू होती है जो कि मोस्ट रिपीटिंग होती है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में अपना डेटा को देखा, और डेटा में देखा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो हमें दिख गया कि 7 वो नंबर है जो कि 3 दफा रिपीट हो रहा है, जबकि बाकी नंबर जो है वो सिर्फ 2 दफा या सिर्फ एक ही दफा लिखे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ 7 वो वाहिद नंबर है जो कि 3 दफा रिपीट हो रहा है, देयरफॉर वही हमारा मोड है, ठीक है। चलें, ये हो गया पार्ट नंबर ए, मोड। तो हमें मोड समझ आ गया। आज के बाद जब भी मोड लिखा होगा हमें पता चल जाएगा कि मोड जो है वो हमारा मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बी पार्ट में हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन, MEDIAN। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, यानी बीच की वैल्यू। तो उसके लिए आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है, आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले आप अरेंज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अरेंज योर डेटा। जो आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, अरेंज योर डेटा दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन फ्रॉम, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अरेंज योर डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, छोटे से बड़े, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे नंबर से आपने स्टार्ट करना है और आपने बड़े नंबर तक जाना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ऑर्डर में अपने वैल्यूज को लिखना होता है, ठीक है। चलें, अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अगर आप अभी देखें तो यहाँ पे ये ऑर्डर में नहीं है, 6 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, उसके बाद 5 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 7, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, कोई ऑर्डर नहीं है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपने इसको ऑर्डर में लिखना है, आपने इसको ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सबसे छोटा नंबर 5 दिख रहा है ना। 5 से छोटा कोई है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है? नहीं, 5 ही सबसे छोटा है, तो मैंने 5 लिखा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है भाई? 6 है क्या? ये रहा 6। 6 कितनी दफा है? एक ही दफा है, तो मैंने 6 लिख दिया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद 7, 7 कितनी दफा है? 3 दफा है, तो मैंने 7 लिख दिया 3 दफा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखना है कि क्या 8 है? नहीं, 8 तो है ही नहीं। 9 है। 9 कितनी दफा है? 1 और 2 दफा, ठीक है। क्या यहाँ पे 10 है? बिल्कुल है। कितनी दफा है? 2 दफा है, तो 10 लिख दिया 2 दफा। 9 आ गया, 10 आ गया, 10 के बाद आता है 11, तो क्या 11 है यहाँ पे? नहीं। क्या 12 है यहाँ पे? नहीं। क्या 13 है? नहीं। क्या 14 है? नहीं। 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 अलबत्ता है। और वो कितनी दफा है? एक ही दफा है, तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि मैंने अपने डेटा को अरेंज किया फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने ये किया। अब आप क्या करते हैं? अब आप स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन करना। आपको क्या चाहिए? आपको मिडिल वैल्यू चाहिए। तो मिडिल वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं? आप कट करते चले जाते हैं, यानी कि आपने 2 यहाँ से कट किए, 2 आपने यहाँ से कट किए, फिर तीसरा आपने यहाँ से कट किया, तीसरा आपने यहाँ से कट किया, चौथा आपने यहाँ से कट किया, चौथा आपने यहाँ से कट किया। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ रही है, ठीक है, आपके पास 7 और 9 आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को भी कट कर दूं तो बीच की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? बीच की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? तो जब आपके पास इस तरीके का सिनेरियो आता है ना, जहाँ पे बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही होती, ठीक है, बल्कि दो वैल्यूज आ रही होती, तो आप क्या करते हैं कि उन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, उन दो वैल्यूज का सम करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, उन दो वैल्यूज का सम करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो 7 + 9 होता है 16, और 16 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 16 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 8। सही है। 16 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 8। तो 8 जो है आपका मीडियन हो गया, 8 जो है वो आपका मीडियन हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखें, एक और सिनेरियो इसी का देखते हैं। ये देखें, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और नंबर होता, ठीक है, तो मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है,
ठीक है, यही नंबर्स हैं 5, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 10, 10, 18। ठीक है, अभी तक तो यही है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक और 18 बढ़ा दिया। ठीक है ना, सिर्फ ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक और 18 बढ़ा दिया इसमें। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता आपके पास और अब आप एलिमिनेशन मेथड करते हैं, तो अब आप फर्क देखेगा। फर्क क्या होगा कि आपने एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरीके से आप करते चले गए। ठीक है, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5, 5। ठीक है, तो 5 आपने यहाँ से काटे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 आपने यहाँ से काटे, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप देखें तो बीच में हमारे पास एक वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ गई। ठीक है, खुद ब खुद निकल के आ गई। तो हमारा मीडियन जो है ना वो यही वैल्यू होगी, क्योंकि ये बीच की वैल्यू है ना, ये मीडियन है, मिडल वैल्यू है, तो निकल के आ गई। लेकिन अगर सिनेरियो कुछ इस टाइप का आ जाए, जैसे कि अभी आया था हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, कि जहाँ पे हमारे पास बीच में कोई एक वैल्यू नहीं थी बल्कि दो वैल्यू थी, अगर इनको भी कट कर देते तो बीच की तो कोई वैल्यू हमें मिलती ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि फिर उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी कि उनका एवरेज लेते हैं, और जो आपके पास आंसर आता है वो आपका मीडियन होता है। तो ये है केस नंबर 1। ठीक है, और ये है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में जब आप कट कर रहे होते हैं तो आपके पास बीच में एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के खुद ब खुद आ जाती है। और ये कब होता है कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम नंबर होते हैं और राइट हैंड साइड पे भी होते हैं। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है। राइट हैंड साइड पे भी 1, 2, 3, 4, 5 है। तो बीच में एक वैल्यू बची थी, वही आपकी मिडल वैल्यू और मीडियन हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और अगर मैं 5, 5 यानी कि यहाँ से पांचवा काट दूं, यहाँ से पांचवा काट दूं, तो बीच में कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो वहां पे हम यहाँ पे केस नंबर 1 अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम दोनों का सम लेके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और जो आंसर आता है वो हमारा मीडियन होता है। ठीक है, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, मीडियन। ठीक है, और ये हम अभी किसको पढ़ रहे हैं? ये अभी हम पढ़ रहे हैं रॉ डेटा को। अभी हम सिर्फ रॉ डेटा में देख रहे हैं कि मीन, मीडियम, मोड और रेंज वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ दो देखे हैं। वो क्या है? नंबर 1 कि जो आपका मोड है वो आपकी मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होता है, और जो आपका मीडियन है वो मिडल वैल्यू होता है। और मीडियन में दो केसेस होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, वो हमने देख लिया। ठीक है, चलें। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में अब अगर मैं इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर सी खुद से डाल दूं, और वो पार्ट नंबर सी क्या है? पार्ट नंबर सी में मैं आपसे ये बोलता हूँ, फाइंड द मीन। फाइंड द MEAN, मीन। फाइंड द मीन, MEAN, फाइंड द मीन। ठीक है, मीन फाइंड करें। तो अब देखते हैं कि मीन फाइंड किया कैसे जाता है और मीन होता क्या है। ठीक है, चलें, अब हम मीन निकालते हैं, और मीन हम यहीं पे निकाल लेते हैं, MEAN, मीन। ठीक है ना, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। और मीन यानी कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि हम ये जो हमारे पास सारे नंबर्स हैं ना, 6, 7, 5, 9, 10, 7, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर में इन सबको ऐड कर दिया, 6, 7, 5, 9, 10, 7, 18, 10, 7 और 9। डिवाइड बाय, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? काउंट ऑफ द नंबर से। काउंट ऑफ द नंबर से यानी कि आप गिनेंगे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर है, तो डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो आपने क्या किया कि तमाम नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड बाय 10 कर दिया। ठीक है, तमाम नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड बाय 10 कर दिया, यानी कि ये जो तमाम नंबर्स है इनको ऐड किया और फिर गिना कि ये नंबर्स कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ दोस नंबर्स। ठीक है ना, ये वो नंबर्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। इस तरीके से आपका मीन निकल के आता है। अब अगर आप न्यूमरेटर्स की सारी वैल्यूज को ऐड करें तो देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है आप लोग के पास। ठीक है, तो आप लोग के पास जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है, विच इज 88। ठीक है ना, 88 आपके पास इन सब को ऐड करने के बाद वैल्यू आ रही है, और इसको आप डिवाइड बाय 10 कर दें तो 88 डिवाइड बाय 10 आपके पास क्या आएगा? 88 डिवाइड बाय 10 आप लोग के पास क्या आएगा? 8.8। तो 8.8 आपका मीन आ गया। 8.8 आपका मीन आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सारी वैल्यूज को ऐड किया और उसके बाद उनको डिवाइड कर दिया बाय द काउंट ऑफ दोस नंबर के कितने नंबर हैं, 10 नंबर थे, डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो मेरे पास 8.8 आ गया, जो कि मेरी मीन थी यानी कि एवरेज था। ठीक है, तो एक दफा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, एक दफा दोबारा देखें, कोई भी चीज रिपीट करनी है तो काइंडली मुझे बताएं। ठीक है,
पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास मोड है विच इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। फिर मीडियन है जो कि हमारी मिडिल वैल्यू होती है, उसमें दो सिनेरियो होते हैं, मैंने दोनों डिस्कस कर लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मीन है तीसरा, जो कि हमारा एवरेज होता है, ठीक है। और उसको कैसे निकालते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट नंबर डी पे। अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट नंबर डी पे। पार्ट नंबर डी में वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज। रेंज निकालो, फाइंड द रेंज। रेंज निकालो, फाइंड द रेंज, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हैं रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। बस ये करना है और आपने रेंज निकल आएगी। तो भाई इन सब नंबर्स को देखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 18 माइनस द मिनिमम वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 5 है। क्या 5 से छोटा कोई है, नहीं। क्या 18 से बड़ा कोई है, नहीं। तो सबसे बड़ी 18, सबसे छोटी 5। तो 18 माइनस 5 ये आपकी रेंज हो गई विच इज 13, ठीक है। तो रेंज आपकी आ गई 13, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि हम रॉ डेटा में, स्कैटर्ड डेटा में, अनप्रोसेस्ड डेटा में मीन, मीडियन, मोड और रेंज कैसे निकालते हैं, और मीन, मीडियम, मोड और रेंज होते क्या है, ठीक है। ये चीज हमने देख ली, ये चीज हमने समझ ली। किसी को इसमें कोई भी मसला है तो मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर समझ आ गया तो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें फटाफट, ठीक है भाई। तो यहाँ तक सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ तक मामला सारे क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे, ठीक है। चलें भाई ये क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करें, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्राई करें। और फिर उसके बाद जब इस वीडियो को आप रिज्यूम करेंगे तो मैं इसको सॉल्व करवा रहूंगा, तो मेरे सोल्यूशन के साथ अपना सोल्यूशन क्रॉस चेक कर लेगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे ऑब्वियसली ये कट होके आती है, एडिट होके आती है, तो वहाँ पे जो है आप लोग को पॉज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलें, चलें जी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर रिसीव हो गए हैं और सभी के ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं, ठीक है ना, एक दो के अलावा। तो अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिनके गलत भी हुए हैं तो उनको इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के बाद समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अगेन रॉ डेटा गिवन है हमें, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें मीडियन निकालना है फर्स्ट पार्ट पर, ठीक है। सो ए मीडियन, भाई मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है मिडिल वैल्यू, ठीक है। मीडियन होती है हमारे पास मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जॉब होती है कि हम सबसे छोटे से सबसे बड़े पर रेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब चीज जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यूज भी है, ठीक है। तो कुछ बच्चों का जिनका गलत हुआ है ना, उनका ये इसलिए गलत हुआ है जिनको ये नहीं पता कि भाई -1 जो है वो -3 से बड़ा है, ठीक है। जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनकी ये चीज गलत हुई है, ठीक है। ये बात याद रखेगा कि -4 सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। आप जितना जीरो की तरफ जाते हैं उतना आपकी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना। सो -4, अगर आप -4 को -3 से कंपेयर करेंगे तो -3 बड़ा है, ठीक है। -3 बड़ा है, अगर आप लोग -4 को -3 से कंपेयर करेंगे तो -3 बड़ा है, ठीक है। तो जिन बच्चों के आंसर गलत आए हैं वो उनके सिर्फ इस वजह से ही आए हैं जिनको इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि भाई -3 जो है वो -4 से बड़ा होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं -4 लिखूंगा, ठीक है। लेट मी जस्ट रब दिस। चलो जी -4, -4 सिर्फ एक ही दफा है। फिर -3, -3 कितनी दफा है, -3 जो है वो सिर्फ एक, दो दफा है, ठीक है। तो -3, -3 के बाद हमारे पास -2 है, तो -2 हमारे पास सिर्फ एक दफा ही है, सो -2। देन वी हैव -1 जो कि सिर्फ एक ही दफा है, और फिर हमारे पास है 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिव वैल्यू में सबसे पहले हमारे पास 2 है, दैट इज ओनली वन टाइम। और फिर हमारे पास 3 है जो कि सिर्फ एक दफा है। फिर हमारे पास 4 है जो कि सिर्फ एक दफा है, और फिर हमारे पास 5 है जो कि सिर्फ एक दफा है। तो एक दफा काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई।
अब हमने अरेंज कर लिया छोटे से बड़ा, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको बारी बारी कैंसिल करेंगे। सो 1 2 3, 1 2 3, 4 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में अगेन हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है। तो -1 + 0 डिवाइड बाय 2। So minus plus is minus, 0 minus 1 is -1 divided by 2, and that should give you your answer. -1/2 आपका मीडियन है, -1/2 आपका मीडियन है फॉर क्वेश्चन नंबर 52 पार्ट ए, ठीक है। जिनको ये बात समझ नहीं आई मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। -1 और +0 होता है -1 डिवाइड बाय 2, तो वो क्या बन गया -1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। चलें पार्ट नंबर बी में क्या कह रहा है कि आपने मीन फाइंड करना है। आपने पार्ट नंबर बी में मीन फाइंड करना है, तो पार्ट नंबर बी यहाँ पे कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, मीन। मीन क्या सीखा था हमने, मीन होता है एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं कि आपके पास जो सारे नंबर है उनको आप ऐड करते हैं। सो 5 प्लस उसके बाद हमारे पास है -4, ठीक है ना। ये देख रहे हैं मैंने -4 को आंखें खोल के देखें कि मैंने -4 को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, ताकि ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो प्लस और माइनस के साइन मिक्स ना हो, इसलिए मैंने माइनस को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो ये बातों का आपने बहुत खास ख्याल रखना है, ये सब अलजेब्रा के क्लासेस में पढ़ाई जाती है बातें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग के स्ट्रांग होने चाहिए। 5 प्लस ब्रैकेट -4 प्लस ब्रैकेट -3 +4 +0 +2, ठीक है ना। इनके साथ ब्रैकेट क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज है, राइट। प्लस -1 प्लस -3 +3 प्लस -2, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज ऐड हो गई। डिवाइडेड बाय कितने वैल्यूज हैं भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर इन सब को आप प्लस माइनस करके टोटल करेंगे तो आपके पास जो न्यूमरेटर का टोटल आएगा दैट वुड बी 1, और 1/10 आपका आंसर है, ठीक है। तो 1/10 हमारे पार्ट बी का आंसर है, एंड -1/2 हमारे पार्ट ए का आंसर है। पार्ट ए में हमें मीडियन निकालना था, पार्ट बी में हमें मीन निकालना था। चलें अब इसमें मैं सी भी ऐड करता हूँ। सी क्या है कि आपने मोड निकालना है, आपने मोड निकालना है। तो मोड हमने क्या सीखा था, इट्स द मोस्ट अकरिंग वैल्यू, या इन अदर वर्ड्स इट्स द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, राइट। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, देखें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। क्या 5 सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, नहीं। क्या -4 सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, नहीं। क्या -3 कितनी दफा रिपीट हो रही है, 2 दफा हो रही है। 4 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 4 एक ही दफा है। 0 भी एक ही दफा है। 2 जो है वो भी एक दफा ही है। -1 भी एक दफा है। 3 भी एक दफा है, ठीक है। तो यानी कि 5 भी एक दफा है, ठीक है। -4 कितनी दफा है, -4 भी एक दफा ही है, ठीक है। -3 कितनी दफा है, -3 जो है एक और दो दफा है। 4 कितनी दफा है, 4 भी एक ही दफा है। 0 भी एक ही दफा है। 2 भी एक ही दफा है। -1 तक एक ही दफा है। और फिर हमारे पास 3 भी एक ही दफा है, और -2 भी एक ही दफा है। तो सिर्फ -3 है वो नंबर जो कि रिपीट हो रहा है दो दफा, ठीक है, जो कि रिपीट हो रहा है दो दफा। तो हमारा जो मोड है दैट इज -3, यानी कि मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू हमारी -3 है। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू हमारी -3 है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको वो रेंज भी बोल देता निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं रेंज, हमने क्या सीखा था, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू, अच्छा ये जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, मैं एक दफा दोबारा यहाँ पे प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ कि देखें ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। तो सबसे वैल्यू कौन सी है नेगेटिव में, सबसे बड़ी -4 है। फिर हमारे पास -3 है। फिर हमारे पास -2 भी है। फिर -1 भी है। फिर हमारे पास 0 है। फिर हमारे पास 1 है। और फिर हमारे पास 5 तक वैल्यूज है ना। तो ये बात जिनको क्लियर नहीं है वो अभी इस बात को क्लियर कर लें, वो अभी इस बात को क्लियर कर लें कि जो नंबर 0 के करीब जितना ज़्यादा होगा ना, यानी कि वो नंबर जो 0 की तरफ ज़्यादा करीब होगा, वो नेगेटिव वैल्यू जो 0 की तरफ ज़्यादा करीब होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। यानी कि -4 -3, इनमें से सबसे ज्यादा 0 के करीब कौन है, तो -3 है ना। -4 और -3 में से सबसे ज्यादा 0 के करीब कौन है, -3 है। तो -3 -4 से बड़ा है, ठीक है। पता नहीं क्यों बच्चों के, कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट इतने खराब होते हैं कि वो -4 को बोल रहे होता है कि -4 -3 से बड़ा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे होता है, वो पॉजिटिव वैल्यूज में होता है।
नेगेटिव वैल्यू में जो जीरो के सबसे ज्यादा करीब होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो -1 और -3 में से ज्यादा सबसे बड़ा कौन है? तो -1 है, क्योंकि -1 -3 से ज्यादा करीब है जीरो के, ठीक है। तो ये बात आप लोग ने याद रखनी है, ठीक है। अब हमें रेंज निकालनी है ना, तो रेंज में क्या आएगा कि सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो है वो 5 है, और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? क्या जीरो सबसे छोटी वैल्यू है? क्या -1 -2 -3 -4 सबसे छोटी वैल्यू -4 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी 5 और सबसे छोटी -4। सो 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस -4, ठीक है ना। अगेन ब्रैकेट लगाया माइनस का, ताकि ये माइनस और ये माइनस मिक्स ना हो, ठीक है। सो 5 माइनस यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 + 4 हो जाएगा 9। तो आपकी जो रेंज है वो यहाँ पे 9 है, आपकी जो रेंज है वो यहाँ पे 9 है। और उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन मीडियम मोड रॉ डेटा के लिए, स्कैटर्ड डेटा के लिए, अनऑर्गेनाइज डेटा के लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम मूव कर रहे हैं मीन मीडियन मोड एंड रेंज फॉर टेबल डेटा, फॉर टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा के लिए अब हम निकालेंगे, और हम देखेंगे कि टेबल डेटा में क्या फर्क होता है, यानी कि टेबल डेटा में अगर हम मीन मीडियम मोड रेंज निकाल रहे हैं तो उसमें क्या फर्क है एज कंपेयर टू रॉ डेटा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं मीन मीडियम मोड एंड रेंज फॉर टेबल डेटा। अच्छा, टेबल डेटा के अंदर भी हमने पढ़ा है कि दो किस्म के होते हैं ना, एक होता है सिंगल वैल्यू टेबल और दूसरा होता है रेंज टेबल। तो अभी हम सिंगल वैल्यू टेबल के लिए देख रहे हैं, अभी हम सिंगल वैल्यू टेबल के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलें, अब इसके अभी मैंने एक 5 क्वेश्चन जो है कॉपी किया हुआ था, हम उसको पेस्ट करके यहाँ पे उसको अटेम्प्ट करेंगे और वहीं से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह दी है, और आपको एक देख सकते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज डेटा है जो कि टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये टेबल डेटा है, और टेबल डेटा में भी सिंगल वैल्यू टेबल है, क्योंकि रेंज तो नहीं दी हुई ना, तो सिंगल वैल्यू टेबल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिंगल वैल्यू टेबल है। अब सिंगल वैल्यू टेबल में आपने क्या करना है? मोड निकालना है, आपने मोड निकालना है। तो मोड यहाँ पर भी क्या होगा? मोड यहाँ पे भी मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होगा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होगा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होगा, ठीक है। अब मोड देखिएगा यहाँ पे निकालते कैसे। ये जो नंबर ऑफ गोल्स है ना, ये हमेशा जो ऊपर वाला रो होती है ये हमेशा आपके एक्स होता है, ठीक है ना। और जो आपका सेकंड रो होता है ये हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी वाला रो होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है कि कितनी दफा एक नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी दफा एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितनी दफा एक नंबर रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है? कितनी दफा एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर जीरो के आगे 16 लिखा हुआ है, जीरो के नीचे 16 लिखा हुआ है, यानी कि जीरो की फ्रीक्वेंसी 16 है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो जो है वो 16 दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। वन जो है वो 6 दफा रिपीट हो रहा है, टू जो है वो 6 दफा रिपीट हो रहा है। तो अब मेरा सवाल ये कि इन सारे नंबर्स को देखें, और आप ये देखें कि इन सब नंबर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं, और फिर मुझे बताएं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जीरो वो नंबर है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो 16 दफा रिपीट हो रहा है, 16 दफा, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटिंग नंबर हो गया। अगर मैं इसको रॉ डेटा में लिखूं ना, रॉ डेटा में, तो रॉ डेटा में कैसे लिखूंगा? ऐसे 60, सॉरी, 0 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 यानी कि 16 दफा मैं जीरो लिखूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनाइज डेटा है तो यहाँ पे तरीके से तमीज से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जीरो की फ्रीक्वेंसी 16 है, इसका मतलब है कि जीरो वो नंबर है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मोड क्या है? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रॉ डेटा के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो मोड हमारा जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चे जो सबसे ज्यादा कॉमन गलती करते हैं कि वो यहाँ पे अक्सर ये कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, 16 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। भाई ये गलत है। आपने ये बताना है कि नंबर कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो भाई 16 दफा तो रिपीट हो रहा है ना, लेकिन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? जीरो। तो जीरो आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको रॉ डेटा में याद हो, जब पीछे हमने किया है, उसमें हम यही करते थे ना कि हम नंबर देखते थे कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, और उस नंबर को हम लिखते थे अपने आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो हमारा आंसर है, और ये हमारा मोड निकल आया। पार्ट नंबर बी में क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन हमने क्या सीखा था? मिडल वैल्यू। मीडियन हमने क्या सीखा था? मिडल वैल्यू।
अब मीडियन जो है ना, मीडियन वो हमारी यहाँ पे चेंज हो जाती है, यानी कि मीडियन यहाँ पे उस तरीके से नहीं निकलेगी जिस तरीके से हमने रॉ डेटा में सीखा था। हमने रॉ डेटा में क्या सीखा था कि मीडियन को हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में अरेंज करते हैं, और फिर दो सिनेरियोज होते हैं। एक सिनेरियो वो होता है कि जहाँ पे हमारे बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल के नहीं आ रही होती, तो हम जो क्लोजेस्ट वैल्यू होती है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि नंबर खुद निकल के आ जाता है, ठीक है ना, बीच वाला, तो हम उसको अपना आंसर के तौर पे एज अ मीडियन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मीडियन मिडल वैल्यू ही होती है, यहाँ पे भी मीडियन मिडल वैल्यू ही होती है, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू, n+1 डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू। अब यहाँ पे जो n होता है ना, n, याद रखिएगा कि आपका जो n होता है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपका जो n होता है, ठीक है, आपका जो n होता है दैट मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी रो, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी रो, कि जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी की रो है इसका टोटल, इसका टोटल कहलाता है एन, इसका टोटल कहलाता है एन। तो एन जो होता है आपका वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी रो होता है, ठीक है। एन जो होता है आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी रो, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। चलें अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो पहले एन की जगह पे क्या आएगा, एन की जगह पे फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 16+6 होता है 22, 22+6 होता है 28, 28+6 होता है आपका 34, 34+4 होता है 38, और 38+0 38, और 38+2 40। तो एन आ गया मेरे पास 40, 40+1 डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू, ठीक है। सो 40+1 41 होता है, 41 डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू, ठीक है। ये टी एच वैल्यू, टी एच वैल्यू, टी एच वैल्यू, इसी तरीके से आप कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। अब 41 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 41 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, तो 41 डिवाइड बाई 2 आपका होता है 20.5, 20.5 वैल्यू, ठीक है, 20.5 वैल्यू। तो आपके पास 20.5 जो है वो वैल्यू आ गई आफ्टर डिवाइडिंग 41 बाई 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपना फॉर्मूला लिखा n+1 डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू। एन की जगह पे जो होता है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने की कि हमने तमाम फ्रीक्वेंसी को, जो कि हमें यहाँ पे दी हुई थी 16, 6, 6, 6, 4 और 2, इनको हम ऐड करते चले गए, ठीक है। तो ये बन गया 40, 40 में 1 ऐड किया तो बन गया 41, और 41 में डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये बन गया 20.5। तो 20.5 जो है मेरी वैल्यू आई है, और ये अभी मीडियन का आंसर नहीं है, ये मीडियन का आंसर नहीं है। अभी आप सुनते जाएं, ठीक है, देखते जाएं, सुनते जाएं। तो 20.5 वैल्यू मेरा वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। आप देखें, चले जी, अब देखें कि 20.5 वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना होता है कि जो 20.5 वैल्यू है ये इन बिटवीन कौन सी टू वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये डेसिमल में, और हमें डेसिमल में नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो जब भी डेसिमल में आपके पास वैल्यू आएगी तो आप ये देखेंगे कि जो डेसिमल की वैल्यू है ये किन दो वैल्यूज के दरमियान आती है, ठीक है। मेरे अल्फाज पे गौर करें कि ये किन दो वैल्यूज के दरमियान में आती है। तो 20.5 20 और 21 के बीच में आता है, ऐसे ही है ना, 20 और 21 के बीच में आता है 20.5, ठीक है। तो अब 20 और 21 हमने रखने हैं दिमाग में, 20 और 21 हमने रखने हैं दिमाग में, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने फ्रीक्वेंसी रो के अंदर, हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी रो के अंदर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रो के जाके अंदर हम क्या करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करना शुरू करेंगे अनटिल एंड अनलेस जो हमारे ये दो नंबर है वो हमें मिल जाए। और कौन से दो नंबर है हमारे पास, 20 और 21, ठीक है। तो 20 और 21, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 और 21, ये दो हैं जो हमने अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो 16+6 कितना होता है, 16+6 होता है 22। तो यानी कि अगर हम देखें तो 16 पे तो 20 और 21 नहीं होते, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा कि आप अज्यूम करें कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, यहाँ पे यानी कि 16 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 बच्चे हैं, ठीक है। हमें जो है ना वो 20 और 21 बच्चा ढूंढना है, ठीक है। तो 16 में अगर हम अगले उसमें आए तो अगले उसमें 6 बच्चे और हैं, 16 पहले थे अब 6 बच्चे और हैं, तो 16 में 6 ऐड करते चले जाएंगे। तो भाई करें, 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि 16 में हमने 6 और ऐड कर दिए तो ये बन गए 22। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या जो 20वां बच्चा है यानी कि 20th चाइल्ड है और 21st बच्चा है, क्या वो हमें यहीं पे मिलेगा। तो अगर आप देखें तो 16 17 18 19 20, ये रहा 20 वाला और ये रहा 21 वाला,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि x की वैल्यू क्या है। यहाँ पे x की वैल्यू है 1, यहाँ पे x की वैल्यू है 1। तो हमारा जो यहाँ पे मीडियन आएगा, हमारा जो यहाँ पे मीडियन आएगा दैट वुड बी 1, दैट वुड बी 1, क्योंकि 20 और 21 दोनों ही एक ही कॉलम पे लाई करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही कॉलम पे लाई करते हैं। ठीक है। अब पता है इसका एक और सिनेरियो भी हो सकता है, इसका एक और सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन अभी पहले मुझे यहाँ तक ये बताएं कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। देखिए बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या है, n प्लस वन डिवाइड बाई टू टी एच वैल्यू। एन आपका होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमने फ्रीक्वेंसी की रो को टोटल कर लिया, तो वो बनता है 40। 40 में 1 ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो ये बन गया 20.5। अब हमें डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए होती, डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए होती, तो हमने देखा कि डेसिमल की अगर वैल्यू आई है तो वो इन बिटवीन किन दो वैल्यूज आती है, यानी कि वो किन दो वैल्यूज के बीच में आती है। तो 20 और 21 के बीच में 20.5 आता है। तो हमने देखा कि 20 और 21 हमारे फ्रीक्वेंसी कॉलम में कहाँ लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी कॉलम में कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको देखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ऐसे मैंने बनाया है। ठीक है ना, कि आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं अनटिल लेस कि आपको वो दोनों नंबर्स मिल जाए। और फिर आपने देखना होता है कि वो दोनों नंबर जिस कॉलम में आ रहे हैं उस कॉलम में एक्स की वैल्यू क्या है, तो उस कॉलम में एक्स की वैल्यू है 1। ठीक है, तो 1 जो है वो मेरा मीडियन है, 1 जो है वो मेरा मीडियन है, 1 जो है वो मेरा मीडियन है, एंड दैट इज माई आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे दो सवाल हो सकते हैं बच्चों के। एक सवाल तो यहाँ पे बच्चों का ये हो सकता है कि भाई क्या अगर यहाँ पे 20.5 नहीं आता बल्कि यहाँ पे सिर्फ 20 आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ 20th आ जाता, तो फिर हम क्या ये वाला करते जो आपने यहाँ पे ये किया है, नहीं। तो फिर इसका जवाब है नहीं करते, क्योंकि अब आपके पास डेसिमल वैल्यू नहीं आई, आपके पास एक होल नंबर में वैल्यू आई है 20। ठीक है, तो आप क्या करते कि आप 20 को दिमाग में रखते, 20 को दिमाग में रखते फ्रीक्वेंसी के रो में जाते और गिनते कि 20 कहाँ पे आ रहा है। तो 20 भी आपका यहीं पे आता है, 17 18 ठीक है, 20 भी आपका यहीं पे कहीं आता है। ठीक है, 20 भी आपका यहीं पे आता है, क्योंकि तुम्हें 20 और 21 चाहिए था ना, हमें 20 और 21 चाहिए था, तो 20 और 21 यहाँ आ रहा है, तो 20 ये रहा ना, तो 20 तो यहीं पे आता, तो तब भी आपका आंसर 1 ही होता, तब भी आपका आंसर 1 ही होता। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब ये देखें, अब ये देखें कि अगर, ये तो हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया कि भाई अगर यहाँ पे 20 होता और 20.5 ना होता। ठीक है, तो फिर हम ये वाला जो हमने यहाँ पे ये किया ये नहीं करते, फ्रीक्वेंसी में देखते हैं 20 कहाँ आ रहा है और उसके ऊपर जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है, खत्म बात। ठीक है। अब अगर कोई सिनेरियो ऐसा होता कि जहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज आ रही होती, मिसाल के तौर पे एक आ रही है 20 और एक मेरे पास आ रही है लेट्स से 25, 21 नहीं आ रही बल्कि 25 आ रही है, एक आ रही है 20, एक आ रही है 25। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, और सुनना, एक आ रही है 20, एक आ रही है 25। तो मैं दोबारा अपनी फ्रीक्वेंसी भी गया और मैंने कौन से दो नंबर अपने दिमाग में रखने हैं, 20 और 25। ठीक है, तो 20 तो ये रहा, ये आ रहा है 20। ठीक है, 20 तो यहीं पे आ रहा है, 20 तो यहीं पे आ रहा है। ठीक है, 20 तो यहीं पे आ रहा है, ये रहा 20। ठीक है, 16, 17, 18, 19, ये 20 है, 21 और 22। ठीक है, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है ना, तो 28 यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये कि जो मेरा 25 है क्या वो यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो 20, 21 और 22 तक आ रहा है, तो 25 कहाँ पे आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 25 अगले कॉलम में आएगा, क्योंकि यहाँ तक 16 था, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 यहाँ पे आ रहा है। तो अब जो मेरा पहला नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है और दूसरा नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, गौर से सुनना, क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 को यहाँ पे ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये बन जाता है 3/2, और यही हमारा मीडियन है, यही हमारा मीडियन है। यानी कि उन दोनों x की वैल्यूज को आपने लिया, ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो भी आंसर आया वो आपका मीडियन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सिनेरियो समझ आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि आपके पास एक डेसिमल की वैल्यू आई, तो आपने उसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि डेसिमल में हमें वैल्यू नहीं चाहिए होती, तो हमें ये देखना होता है कि डेसिमल की जो वैल्यू है वो इन बिटवीन विच टू नंबर्स आएगी, तो वो 20 और 21 के बिटवीन आएगी। तो हमने देखा कि 20 और 21 कहाँ लाई कर रहे हैं, तो वो फॉर्चुनेटली एक ही कॉलम के ऊपर लाई कर रहे थे जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 थी।
तो देयरफॉर हमारा वन ही आंसर आ गया, हमारा वन ही आंसर आ गया, हमारा वन ही आंसर आ गया। ठीक है, तो वन जो है हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, जिसको ये क्लियर हो गया है, ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे भी होगी, तो आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो अगर आपको क्लियर ना हो। ठीक है, और जो लोग अभी मुझसे क्लास ले रहे हैं मुझे फौरन व्हाट्सएप पे मैसेज करें और मुझे फीडबैक दें कि यहाँ तक समझ आ रहा है या कोई भी चीज़ नहीं आ रही, तो काइंडली बताएं ताकि हम इसको रिपीट करें। ठीक है, खास तौर पे जो मीडियन वाला एरिया है, यहाँ पे बच्चों को अक्सर मसला होता है, तो मुझे बताएं कि क्या ये मीडियन वाला एरिया क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मुझे काइंडली मीडियन वाला एरिया बताएं क्लियर है या नहीं है। ठीक है, ये मुझे बताएं। ठीक है भाई, यहाँ तक अलहमदुलिल्लाह सबको क्लियर है। ठीक है, तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड चीज आ रही है दैट इज मीन, दैट इज मीन। ठीक है, MEAN, मीन का मतलब होता था एवरेज, याद है। और रॉ डेटा में हम मीन कैसे निकालते थे कि हम सारी वैल्यूज को प्लस करते थे न्यूमिनेटर में और डिवाइड करते थे बाय द काउंट ऑफ दोज नंबर, कि कितने वो नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है विच इज कॉल्ड सिग्मा FX ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा FX ओवर सिग्मा एफ। अब यहाँ पे जो ये लव सिग्मा है इसका क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो टोटल ऑफ द FX कॉलम, FX कॉलम कौन सा है भाई, ये F है, ये X है, ये F है, ये X है। ठीक है, तो FX कॉलम कौन सा है, FX कॉलम हमें खुद बनाना होता है, FX कॉलम हमें खुद बनाना होता है। ठीक है, अभी इसको करते हैं। तो सिग्मा का मतलब हो गया टोटल, तो टोटल ऑफ द FX कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम। अच्छा, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एन होता है वो, तो एन होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम, ये तो बोल रहे हैं सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मतलब भी यही बना ना कि सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो ये बात याद रखिएगा कि एन यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम जो कि हमारा 40 आया था, उसको हम एन बी बोलते हैं, उसको हम एन बी बोलते हैं, और उसको हम सिग्मा एफ भी बोलते हैं, उसको हम सिग्मा एफ भी बोलते हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम 40, और एन जो है उसका मतलब भी टोटल फ्रीक्वेंसी रो या फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। तो एन और सिग्मा एफ दोनों ही सेम चीज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो सिग्मा एफ तो हमें पता है ना कितना है, सिग्मा एफ अभी हमने यहाँ पे निकाला था, कितना था 40। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स, यानी टोटल ऑफ एफ एक्स रो, टोटल ऑफ एफ एक्स रो। तो एफ एक्स रो मैंने क्या कहा, हमें खुद बनानी होगी, कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। चलें, अब यहाँ पे देखें मैंने एक नया रो बनाई, किस नाम से, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स एफ एक्स होता है ना। तो यहाँ पे एक्स क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ गोल्स है, और हमारे पास एफ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टीम। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय जीरो यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एफ एक्स आ गया जीरो। 16 टाइम्स जीरो इज जीरो, राइट। 6 टाइम्स 1 is 6, 6 times 2 is 12, 6 times 3 is 18, 4 times 4 is 16, 5 times 0 is 0, 2 times 2 is 4। तो मैं क्या करता चले जा रहा हूँ कि मैं f को x से मल्टीप्लाई करे जा रहा हूँ इन ईच कॉलम, इन ईच कॉलम। ठीक है, अब मेरे पास एफ एक्स का कॉलम तैयार हो गया। ठीक है, अब मेरे पास मेरे एफ एक्स का कॉलम तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब जो है अपने एफ एक्स के कॉलम को टोटल करना है, अब मैंने अपने एफ एक्स के कॉलम को टोटल करना है, अब मैंने अपने एफ एक्स के कॉलम को टोटल करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 + 6 6, 6 + 12 18, 18 + 18 कितना हो जाएगा, 20 28 36। तो हमारे पास जो टोटल ऑफ सिग्मा एफ एक्स आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 64। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक है ना, इन सब को ऐड करने के बाद जो मेरे एफ एक्स रो का टोटल आया है दैट इज 64। तो सिग्मा यानी कि टोटल ऑफ एफ एक्स कॉलम, एफ एक्स रो इज 64, 64। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 64, तो 64 डिवाइड बाय 40 इज 1.6। ठीक है, 1.6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा जो मीन आ गया दैट इज 1.6, हमारा जो मीन आ गया दैट इज 1.6। ठीक है, तो मैं एक दफा दोबारा जूम आउट कर रहा हूँ, मोड देखें कि मोड क्या था, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू वही था, बस तरीका क्या था कि यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को देखना होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है,
और जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर आपका मोड होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपने मीडियन निकालना होता है। मीडियन का यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला है, दैट इज n+1 डिवाइड बाई 2। एन आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और सिग्मा एफ का मतलब भी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो एन और सिग्मा एफ का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और उसका मतलब क्या है कि आपके जो फ्रीक्वेंसी रो है उसका टोटल, तो वो आ गया था 40। तो 40 में प्लस किया 1 डिवाइड बाई 2 किया तो 41 डिवाइड बाई 2 20.5 आ गया। हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल में हमें वैल्यू नहीं चाहिए होती, तो अगर होल नंबर में वैल्यू आ रही है तो गुड, अगर डेसिमल में आ रही है तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं इंटू टू नंबर्स। और वो दो नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके बीच में वो 20.5 आता है। तो 20 और 21 के बीच में 20.5 आता है। तो 20 और 21 वो नंबर है जो आपने दिमाग में रखने हैं और फिर अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाना है जब तक कि आपके पास 20 या 21 ना आ जाए, ठीक है। और जब 2021 आ जाएगा तो आपने देखना है कि 2021 क्या एक ही कॉलम पे लाई कर रहे हैं या दो कॉलम पे लाई कर रहे हैं। अगर एक कॉलम पे लाई कर रहे हैं तो उस कॉलम पे जो एक्स की वैल्यू है वो आपका मीडियन है, वो आपका मीडियन है। और अगर दो कॉलम के ऊपर यानी कि एक वैल्यू दूसरे कॉलम के ऊपर एक वैल्यू दूसरे कॉलम के ऊपर, तो अलग अलग कॉलम के ऊपर दोनों वैल्यूज लाई करनी है, तो आप उन उन दोनों कॉलम्स का एक्स की वैल्यू लेते हैं, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, जो आंसर आता है वो आपका मीडियन होता है। जो आंसर आता है वो आपका मीडियन होता है, ठीक है। अब फिर हमने लास्टली देखा कि मीन, कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला में देखा कि सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमें कभी भी दिया हुआ नहीं होगा, हमें खुद बनाना होगा पेपर में, ठीक है। और वो कैसे बनाते हैं कि अपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से इन ईच कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का जो रो है वो तैयार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसका टोटल कर लेते हैं, हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाता है। और फिर सिग्मा एफ एक्स को डिवाइड करते हैं सिग्मा एफ से, तो हमारे पास मीन आ जाता है। तो हमारे पास मीन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि मीन, मीडियम, मोड और रेंज कैसे निकालते हैं टेबल डेटा में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलें जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप लोग ने ट्राई करना है, तो फटाफट इसको करें, ठीक है। मैं आप लोग को 15 मिनट दे रहा हूँ, 15 मिनट में तीनों पार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट इसको करें, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करें, इसको ट्राई करें और फिर रिज्यूम करके मेरे सोल्यूशन के साथ अपना सोल्यूशन क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करें, चलें जल्दी जल्दी स्टार्ट करें सारे, जल्दी जल्दी चलें। चलें जी, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी बच्चों ने मुझे करके इसको भेज दिया और सबके आंसर सही है, ठीक है। सो पार्ट नंबर 1 क्या है? राइट डाउन द मोड। मोड क्या होता है? वो नंबर जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जीरो की, जो कि है 8, यानी कि जीरो जो है वो 8 दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जीरो वो नंबर है जो कि सबसे ज्यादा रिपीटिंग है, देयरफॉर हमारा मोड यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है? राइट डाउन द मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन हमारी होती है मिडल वैल्यू, और उसको निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? तो यहाँ पे निकालते हैं कि भाई मीडियन जो होता है वो बराबर होता है n+1 डिवाइड बाई 2 टी एच वैल्यू के। तो ये n हमारे पास क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। n हमारे पास क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। सो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। 5+5 होता है 10, 10+8 होता है 18, 18+2 होता है 20, 20+4 होता है 24 और 1 25। तो मेरा n या सिग्मा f कितना आ गया? 25। So 25 plus 1 divided by 2. So that is 26 divided by 2, and 26 divided by 2 is 13. तो 13 वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब क्या करूंगा कि मैं 8 से शुरू करूंगा और देखूंगा कि 13 कहाँ आता है। तो 8+5 कितना होता है? जल्दी बताएं, 8+5 कितना होता है? 8+5 होता है 10 और 13, तो यानी कि 13 इसी कॉलम में आता है, यानी कि 13 जो है हमारा वो इसी कॉलम में आता है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू है 1, ठीक है। तो मेरे पास मीडियन आ गया, दैट इज 1, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल है कि भाई यहाँ पे हमने ये वाला सिनेरियो क्यों नहीं किया कि 13 किसके बीच में आता है, तो वो सिनेरियो हम खाली तब करते हैं जब हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास होल वैल्यू आया ना, तो खत्म बात, वाला हम सिनेरियो यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात मैंने पीछे भी समझाई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होल वैल्यू में वैल्यू आई है 13 वैल्यू। तो हमें ये वाला सिनेरियो नहीं करना कि अब ये वैल्यू किस दो नंबर के बीच में आती है और फिर उन दो नंबर्स को देखेंगे कि कहाँ पे आते हैं, नहीं। अब हमारे पास एक होल में आंसर आ गया है, डेसिमल में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पे लाई करती है। ये वैल्यू सेकंड कॉलम पे लाई कर रही है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 ही हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अगर डेसिमल में वैल्यू आती, जैसे कि ऊपर आई थी डेसिमल में वैल्यू, तो हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि 20.5 किन दो नंबर के दरमियान आता है, ठीक है। और उसके बाद हमने उन दो नंबर को देखा था कहाँ पे आते हैं, और फिर उस दो नंबर के ऊपर जो एक्स की वैल्यू थी उसको हमने एज एन आंसर अपना दे दिया था, ठीक है। चलें, ये हो गया मीडियन 1। मोड भी हो गया, मीडियन भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है मीन। मीन का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। तो उसके लिए पहले एफ एक्स कॉलम बनाना पड़ेगा,
एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। तो एफ हमारे पास 8 है, एक्स 0 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया एफ एक्स का, ठीक है। अब इस कॉलम को हम टोटल कर लेंगे, तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 8 28, और 28 प्लस 12 हो जाता है आपका 40। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया 40, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स 40 आ गया, सिग्मा एफ हमारे पास 25 है, तो 40 डिवाइड बाई 25 ये बनता है 1.6, ठीक है। तो आपका मीन आ गया 1.6, ठीक है। तो मैं अब जूम आउट कर रहा हूँ, हमने जो है मोड भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया और मीन भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंगल वैल्यू टेबल यहाँ पे कंप्लीट। बस एक चीज और रह गई है जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, और वो ये है कि अगर वो आपको यहाँ पे एक फोर्थ पार्ट भी दे दे, इसमें वो आपको कहे कि रेंज निकालें, तो रेंज कैसे निकालते थे कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्स का रो है ना, वहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, और फिर छोटी वैल्यू कौन सी है 0। तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 आपकी रेंज हो गई, 5 आपकी रेंज हो गई, ठीक है। तो एक्स का जो आपका कॉलम होता है, यानी कि एक्स का जो आपका रो होता है ना, उस एक्स के रो में आप देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपके पास रेंज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों चीजों को कवर कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये एरिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलें जी, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं मीन मीडियन मोड एंड रेंज फॉर दी रेंज टेबल, ठीक है। तो टेबल डेटा में पता है कि दो किस्म होती है, एक होती है सिंगल वैल्यू टेबल, उसको हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास है रेंज, ठीक है। तो रेंज में देखते हैं कि क्या चेंज होता है, तो मीन मीडियन मोड एंड रेंज इन रेंज टेबल, ठीक है, रेंज टेबल में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मामला यहाँ पे कैसे चेंज होते हैं रेंज टेबल के अंदर। चलें जी, अब इसको भी हम पास से ही करेंगे, पास के क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। तो रेंज टेबल देख लें, कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास यहाँ पे रेंज दी हुई होती है, होता है ये भी टेबल डेटा ही है, तो टेबल के फॉर्म में आपको दिया हुआ होता है, रोज कॉलम प्रॉपर्टी सब बनी हुई होंगी, ठीक है। बस फर्क क्या होता है कि आप लोग को रेंज दी हुई है, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे रेंज दी हुई है, ठीक है, रेंज दी हुई है। अब आपने क्या करना है, पहले में निकालना है मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या है, तो एक बात दिमाग में बिठा लें कि मोड को जो एग्जामिनर है वो मॉडल क्लास बोलता है रेंज टेबल में, ठीक है। मोड को मॉडल क्लास बोलता है रेंज टेबल में, ठीक है। तो अगर उसने मॉडल क्लास का वर्ड यूज किया हुआ है, अगर उसने मॉडल क्लास का वर्ड यूज किया हुआ है, तो उसका मतलब भी मोड है, उसका मतलब भी मोड है, ठीक है। तो अगर उसने मॉडल क्लास का लफ्ज यूज किया हुआ है, इसका मतलब भी मोड है, ठीक है। तो मॉडल क्लास मोड एक ही मतलब है, ठीक है। तो फाइंड द मॉडल क्लास, तो भाई मॉडल क्लास यानी कि मोड हम कैसे निकालते थे कि हम फ्रीक्वेंसी को देखते थे, है ना। तो यहाँ पे भी यही होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस रेंज की है, इस रेंज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जो कि है 20। तो ये जो रेंज है ये 20 दफा रिपीट हो रही है, ठीक है। तो कौन सी रेंज जो है सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, ये वाली। तो हमारा मोड जो है ना यहाँ पे वो आ जाएगा एन इज ग्रेटर देन 20 लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास रेंज आ गई, ठीक है, एज एन आंसर सिंगल वैल्यू की जगह रेंज आ गई, क्योंकि ये रेंज टेबल है, ठीक है। मेथड सेम वही है जो सिंगल वैल्यू टेबल में है कि मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस रेंज की है, तो 20 जो है वो इस रेंज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो यही हमारा मोड हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि मीन निकालें, तो भाई मीन कैसे निकालते थे, मीन निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा था सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला है, यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मसला कहाँ आता है कि अगर फॉर्मूला सेम है तो मसला कहाँ आता है, अब मसला यहाँ पे आता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं है ना, वहां पे एफ होती थी फ्रीक्वेंसी और एक्स होती थी, ठीक है। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स आ जाता था। यहाँ पे तो एक्स नहीं है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास रेंज है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, एक्स का है, क्या एक्स की कोई वैल्यू दी हुई है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ, तो आप 60 को एक्स लेंगे या 80 को एक्स लेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे एक्स नहीं है, तो पहले तो आपने यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम बनाना होता है रेंज टेबल के अंदर, इसको हम कहते हैं एक्स, ठीक है। एक्स निकालने के लिए आपने यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना होता है, ठीक है। एक्स निकालने के लिए आपने यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लें। और एक्स निकालते कैसे हैं,
कि जो दोनों रेंज आपको गिवन होती है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम में जो आपको दो रेंज गिवन है 20 से 0, आपने इनको ऐड करना है 20 प्लस 0 और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो 20 प्लस 0 20 होता है, 20 डिवाइड बाय 2 10 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 20 और 40। तो 20 और 40 को आपने ऐड करना है, तो दैट इज 60, और 60 डिवाइड बाय 2 आपका क्या हो जाएगा 30। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 30। सेम चीज आपने थर्ड कॉलम के लिए करनी है कि 40 और 60 इन दोनों को ऐड करना है, तो दैट इज 100, और 100 डिवाइड बाय 2 आपका होता है 50। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 50। यही काम आपने इस कॉलम के लिए भी करना है कि 60 और 80। तो 60 और 80 को आपने ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो 60 और 80 आपका बनता है 140, 140 डिवाइड बाय 2 आपका बनता है 70। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10, 30, 50 और 70। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, तो क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया अपनी एक्स की वैल्यूज के साथ, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया अपनी एक्स की वैल्यूज के साथ, ताकि मेरे पास एफ एक्स आ जाए। क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। और सिग्मा एफ एक्स लिए पहले की बात तो ये कि हमारे पास एक्स ही नहीं है ना, रेंज टेबल में तो एक्स ही नहीं है। सिंगल वैल्यू टेबल में तो एक्स होता था, यहाँ पर एक्स नहीं है। सबसे पहले हमने एक्स निकाला। एक्स कैसे निकाला कि हर कॉलम की जो रेंज गिवन थी उनको ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, हर कॉलम में हमने यही किया। उसके बाद जब एक्स आ गया तो फिर उस एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने एफ के साथ, ताकि एफ एक्स आ जाए। और जब एफ एक्स का रो तैयार हो जाएगा तो उसका टोटल कर लेंगे, ताकि हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाए। ठीक है, तो एफ है 5 और एक्स है 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 50, तो एफ एक्स आ गया 50। एफ है 20, एक्स है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया 600, तो एफ एक्स आ गया 600। एफ है हमारे पास 10 और एक्स है 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 500। फ्रीक्वेंसी है 5 यहाँ पे और एक्स है 70, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना हो गया 350। ठीक है, सो 500 प्लस 600 होता है 1100, 1100 प्लस 350 आपका होता है 1450, 1450 और 50 आपका होता है 1500। तो सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 1500, सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 1500। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करें, बताएं कि यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं बच्चों के, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, सो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास ये आ गया। अब फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे क्योंकि सिग्मा एफ एक्स तो हमारे पास आ गया ना 1500, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 1500 डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी रो। तो फ्रीक्वेंसी रो का भी टोटल कर लेना जल्दी से। 15 10 और 20 30, 30 और 5 और 5 होता है 10, तो 20 25 30 40, तो कितना हो गया 40, टोटल आ गया 40। तो सिग्मा एफ आ गया 40। ठीक है, तो 1500 डिवाइड बाय 40, 1500 डिवाइड बाय 40 विच इज, जल्दी से कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 1500 डिवाइड बाय 40, 1500 डिवाइड बाय 40 में जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो ये बनता है 37.5। ठीक है, तो आपका मीन निकल के आ गया 37.5। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? रेंज में फॉर्मूला तरीका सब सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी वर्किंग में चेंज आती है, और वो किसके वर्किंग चेंज आती है, मीन के वर्किंग में चेंज आती है, बाकी सब सेम होता है। और मीन के वर्किंग में चेंज इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे एक्स होता ही नहीं है, तो एक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, और फिर एफ एक्स निकालना पड़ता है, और फिर एफ एक्स का टोटल करके उसको सिग्मा एफ से डिवाइड करके आपके पास मीन आ जाता है। तो बस ये फर्क है रेंज के अंदर, बाकी सब सेम है। ठीक है, और मोड को जो है मॉडल क्लास भी बोल सकता है, वो तो हमने ये नई चीज सीखी इसके अंदर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि भाई मोड मीडियन, और क्या रह गया हमारे पास, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन रह गया। तो वो यहाँ पे कहता है सी पार्ट के अंदर कि कैलकुलेट मीडियन, कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन का क्या तरीका सीखा था हमने कि हम n प्लस वन करते हैं, n प्लस वन डिवाइड बाई टू टी एच वैल्यू। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सीखा था हमने। तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 40, तो ये बन जाता है 41 डिवाइड बाई टू। 41 डिवाइड बाई टू कितना बन जाता है हमारे पास 20.5। ठीक है, अब 20.5 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू आई है ना, डेसिमल में वैल्यू आई है, तो डेसिमल में वैल्यू आई है, तो 20.5 किन दो नंबरों के दरमियान आता है 20 और 21। तो 20 और 21 को हमने दिमाग में रखना है। और अब हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी के रो में और देखेंगे 20 और 21 कहाँ पे आता है। तो 5 में 20 प्लस किया तो ये बन गया 25, ये बन गया 25, यानी कि इस कॉलम में 25 तक जगह है। ठीक है, और हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है 20 और 21 है, हमारी वैल्यूज क्या है 21 और 21 है। ठीक है, हमारी वैल्यूज क्या है 20 और 21 है।
तो वो दोनों ही इस कॉलम के अंदर आती हैं, जिसमें हमारी रेंज है फ्रॉम 20 to 40, जिसमें हमारी रेंज है फ्रॉम 20 to 40, जिसमें हमारी एक्स की वैल्यू है फ्रॉम 20 to 40। तो अगर मैंने मीडियन निकालना होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता मीडियन इज इक्वल टू, पहले ये फॉर्मूला वॉर्मूला लगाता, डिवाइड करता, 20.5 आया, देखा कि 20.5 किन दो वैल्यूज के दरमियान आता है, ठीक है। उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी पे देखा, फ्रीक्वेंसी रो में देखा कि वो वैल्यू कहाँ लाई कर रही है दोनों, और फिर उन दोनों वैल्यूज जिस कॉलम में लाई कर रही है उस कॉलम के अंदर एक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वहां पे क्या वैल्यू आ गई, एन इज ग्रेटर देन 20 और लेस देन इक्वल टू 40। तो ये मेरा मीडियन आ गया, ये मेरा मीडियन आ गया। तो तरीका सारा वही है जो अभी हमने किस में सीखा है, जो हमने अभी टेबल डेटा में सीखा है, जो हमने अभी टेबल डेटा में सीखा है, सारे वही तरीके हैं, ठीक है। मोड का भी, मीन का भी, मीडियन का भी। सिर्फ मीन में एक डिफरेंस है, वो ये कि एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो रेंज टेबल में आपने एक्स की वैल्यू पहले निकालनी होती है, फिर आप एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो बस ये फर्क है, बाकी आप देख लें सब चीजें सेम है, ठीक है। और अगर मैंने रेंज निकालनी हो यहाँ पे, तो रेंज कैसे निकालूंगा, तो रेंज हमने क्या सीखा था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कैसे देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कैसे देखते हैं, आंखें खोल के देखेगा कि आप अपने एक्स की वैल्यूज पे जाते हैं। तो एक्स की वैल्यूज आपकी क्या है, एक्स की वैल्यूज आपकी ये रेंज है जो आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या है जो आपकी रेंज है, वो आपकी एक्स की वैल्यू है ना जो आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, रेंज में आपकी एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो 80 है, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी है इन सारी रेंजों में से, सबसे छोटी 0 है, ठीक है। तो आपने तमाम रेंजेस को देखा और उसमें देखा कि सबसे बड़ी रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी कि इन चारों रेंजों को आपने देखा और उसमें देखा सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है और सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, ठीक है। उन दोनों का आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़े को छोटे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास 80 आपका आंसर आ गया, 80 आपका आंसर आ गया, और ये आपकी रेंज है। तो हमने चारों चीजें देख ली, मोड, मीडियन, मीन और रेंज, किसके अंदर, रेंज टेबल के अंदर, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फर्क कुछ भी नहीं है, मोड भी बिल्कुल वैसे ही निकाला, मीडियन भी बिल्कुल वैसे ही निकाला, रेंज भी बिल्कुल वैसे ही निकाला, जैसे टेबल डेटा यानी कि सिंगल वैल्यू टेबल में जैसे निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकाला, ठीक है। फर्क सिर्फ मीन में आया है, क्योंकि मीन में हमें पता है फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, तो फॉर्मूला तो सेम वही है जो सिंगल वैल्यू टेबल का था, फॉर्मूला तो सेम वही है। सिर्फ क्या है कि एफ एक्स निकालने के लिए वहां पे एक्स भी होता था, एक्स भी होता था, तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे एक्स नहीं है, तो पहले एक्स निकाला, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स आया, और फिर एफ एक्स से टोटल करके उसको सिग्मा एफ पे डिवाइड करवाया, तो हमारे पास मीन आ गया, तो हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। तो हमने ये 5 नंबर का क्वेश्चन देख लिया, हमने चारों चीजें समझ ली, मीन, मीडियन, मोड और रेंज, रेंज टेबल के अंदर, ठीक है। ठीक है, अब क्विकली रिवाइज करते हैं शुरू से, बिल्कुल एक्टिव हो जाएं और शुरू से एक दफा रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई हमारे पास रॉ डेटा होता है और टेबल डेटा होता है। रॉ डेटा अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, अनऑर्गेनाइज डेटा होता है। उस अनऑर्गेनाइज डेटा को अगर मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख दूं, टेबल के फॉर्म में लिख दूं, तो वो टेबल डेटा या प्रोसेस डेटा बन जाता है, ठीक है। टेबल डेटा की दो किस्म होती है, सिंगल वैल्यू टेबल और रेंज टेबल, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई अभी इस टेबल डेटा को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अभी सिर्फ रॉ डेटा की बात करो। तो रॉ डेटा कुछ इस तरीके से आता है आपके पास क्वेश्चंस में, ठीक है ना, रॉ डेटा होता है वो। अब आपसे क्या कहते हैं कि मीन, मीडियम, मोड और रेंज कैलकुलेट करें रॉ डेटा के लिए, ठीक है। रॉ डेटा वो लिखते नहीं है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि रॉ डेटा है, नहीं, आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने का सिंपल है कि भाई अगर टेबल नहीं बना हुआ तो वो रॉ डेटा है ना, ठीक है ना, कोई टेबल वेबल तो कुछ नहीं बना हुआ, तो ये रॉ डेटा है, खत्म बात, ठीक है। तो मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू, ठीक है। मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं नंबर्स को, ठीक है। पहले तो नंबर्स को हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर बीच की वैल्यू खुद निकल के आ जाए तो वो हमारी क्या है, वो हमारे मीडियन है, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू खुद निकल के नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं कि जो क्लोजेस्ट वैल्यू होती है उनको लेते हैं, ऐड करते हैं दोनों को, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 9 और 7 बच रहा था। अगर मैं 9 और 7 दोनों को कट कर देता तो बीच में कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि मैंने 9 और 7 को लिया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो मेरे पास क्या आ गई, 8 आ गई। और 8 जो है वो मेरी मीडियन है, 8 जो है वो मेरा मीडियन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। केस नंबर 2 में क्या था कि वहां पे मैं कट करता गया और मेरे पास खुद ब खुद एक वैल्यू आ गई जिसके अगेंस्ट कुछ कट नहीं हो सकता था, ठीक है। तो वो वैल्यू अलग से ही मिडल की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आपने कितने कट किए, आपने 5 यहाँ से कट किए लेफ्ट हैंड साइड से, 5 आपने राइट हैंड साइड से कट किए, तो बीच की एक वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ गई, तो वो आपका मीडियन है। तो अगर खुद ब खुद वैल्यू निकल के आ रही है तो वेल एंड गुड, और अगर खुद ब खुद निकल के नहीं आ रही तो आपने क्या करना है कि जो भी क्लोजेस्ट वैल्यूज है उनको लेना है, ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो आपका मीडियन होगा, ठीक है, डन। उसके बाद मीन हमने पढ़ा कि एवरेज होता है, और मीन निकालने का बहुत आसान तरीका है, सारी वैल्यूज को ऐड कर दो और डिवाइड बाय
काउंट ऑफ दोस नंबर के वो कितने नंबर है, ठीक है। तो आपके पास मीन निकल के आ जाएगा, गुड। और रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू में से आप मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं तो आपकी रेंज आ जाती है, यानी सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से माइनस कर दें तो आपके पास आपकी रेंज आ जाती है। तो ये है रॉ डेटा में, ये है रॉ डेटा में, ठीक है। उसके बाद हमने मूव ऑन किया टू टेबल डेटा, उसके बाद हमने मूव ऑन किया टू टेबल डेटा। और टेबल डेटा में हमने ये देखा कि चीजें चेंज किस तरीके से होती हैं कि मोड जो है वो बेसिकली हम देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोड हम देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी कि भाई किस किस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जिस नंबर की भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो नंबर हमारा मोड होगा, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। यहाँ पे हम वो वाला नहीं करते जो हम रॉ डेटा में करते थे कि भाई अरेंज करो फिर देखो कट करो और देखो बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या है, n प्लस वन डिवाइड बाई टू। एन क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन और सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो टोटल ऑफ एफ और एन, इन दोनों का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी रो का टोटल, ठीक है। तो हम टोटल निकालते हैं फ्रीक्वेंसी रो का, उसमें ऐड करते हैं वन डिवाइड बाय करते हैं टू जो कि फॉर्मूला का पार्ट है, और हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। अगर वो वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आ रही है तो हम ये देखते हैं कि वो जो डेसिमल वैल्यू आ रही है वो इन बिटवीन विच टू नंबर आती है, किन दो नंबर के दरमियान आती है। जिन भी दो नंबर के दरमियान आती है उन दो नंबर्स को हम दिमाग में रखते हैं, फ्रीक्वेंसी रो पे जाते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी में जो है ऐड करते चले जाते हैं जब नंबर्स, जब तक कि हमें वो दो नंबर्स ना मिल जाए। जब वो दो नंबर मिल जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन दो नंबर्स जहाँ पे वो दो नंबर आ रहे हैं वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, जो भी एक्स की वैल्यू है वो हमारा मीडियन है, वो हमारा मीडियन है, ठीक है। अगर हमारी डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही, अगर हमारी डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, फिर हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू आती है उसी को देखते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी के रो में कहाँ आ रही है और फिर उसके ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो कि भाई 20 और 21 ये दो वैल्यूज आई हैं, ये दो अलग अलग कॉलम पे आ रही हो, यानी कि 20 यहाँ आ रहा हो 21 यहाँ पे आ रहा हो, तो हम उन दोनों कॉलम्स के एक्स की वैल्यूज को लेते हैं, ऐड करते हैं और डिवाइड बाय टू कर देते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं और डिवाइड बाय टू कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारा मीडियन होता है, ठीक है। डन। उसके बाद मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स जो होता है वो कभी भी आपको दिया हुआ नहीं होगा, तो पहले उसके लिए आपको एफ एक्स का रो बनाना पड़ेगा। एफ एक्स का रो कैसे बनाते हैं, एफ को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से तो आपके पास एफ एक्स आ जाता है, ठीक है। फिर एफ एक्स के रो का टोटल कर लेते हैं तो आपका सिग्मा एफ एक्स आ जाता है, यानी टोटल ऑफ एफ एक्स आ जाता है। तो उसको आप टोटल ऑफ एफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ गए अपनी रेंज टेबल में। तो रेंज टेबल में हमने सीखा कि सब चीजें वही है कि भाई मोड क्या है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, और उसका देखने का तरीका वही फ्रीक्वेंसी वाला है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा अपनी सिंगल वैल्यू टेबल में, सेम वही है, ठीक है। मीडियन भी सेम वही है, रेंज भी सेम वही है। फर्क क्या है, मीन में फर्क है। फर्क क्या है, मीन में फर्क है, और फर्क सिर्फ मीन में इतना सा है कि फॉर्मूला तक मीन का सेम है, फॉर्मूला तक मीन का सेम है, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं गिवन होती, जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन थी ना, एक्स की वैल्यू गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो हमने क्या किया था, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करवा दिया तो एफ एक्स आ गया था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप अगर इस कॉलम को देखें तो यहाँ पे क्या अब 0 को एक्स लेंगे या 20 को एक्स लेंगे, ये कंफ्यूजन है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप एक एक्स का कॉलम एडिशनल खुद बना देते हैं, ठीक है, ताकि एक्स को कैलकुलेट कर लें। और एक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हर कॉलम में जो आपको रेंज दी हुई है, जो रेंज की दो वैल्यूज दी हुई है उनको ऐड करके डिवाइड बाय टू कर दें, तो आपके पास इस तरीके से अपनी एक्स की वैल्यू निकलती चली जाती है फॉर ईच कॉलम, ठीक है। और जब हर कॉलम की आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाए तो उसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स का आप टोटल कर लेंगे तो वो सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा। जब आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ गया तो आपने सिग्मा एफ से उसको डिवाइड कर दिया, और जो वैल्यू आपके पास आई वो आपका मीन है, वो आपके मीन का आंसर है, ठीक है। तो मोड, मीडियन, मीन और रेंज हमने चारों देख लिए रेंज टेबल में, सिंगल वैल्यू टेबल में, और ये दोनों रेंज टेबल सिंगल वैल्यू टेबल मिलके क्या बनाते हैं, टेबल डेटा। तो हमने टेबल डेटा में देख लिया और हमने देख लिया रॉ डेटा में, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन, मीन, मोड और रेंज खत्म होता है, यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, रेंज खत्म होता है आपके सिलेबस में, बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म होता है।